विनय पार्क में घूम रहा होता है कि तभी उसकी नजर प्रिया नाम की लड़की पर पड़ती है। विनय प्रिया के पास जाता है और उसे कहता है, इतनी सुंदर लड़की पार्क में अकेले क्या कर रही है? आप यहाँ किसी का इंतजार कर रही हो क्या? हाँ, वो मैं अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ। पता नहीं कहाँ है। एक तो वैसे ही वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है। कोई लड़का आपसे कैसे ब्रेकअप कर सकता है? आप तो इतनी सुंदर हैं। ना ना ना, वो लड़का तो बहुत पछताया होगा। वैसे एक बात कहूँ, आप अगर बुरा ना माने तो। हाँ हाँ, कहो ना। मैं आपको काफी देर से यहाँ देख रहा हूँ और जब पता चला कि आप किसी लड़के की वजह से यहाँ इंतजार कर रहे हो तो सच में मुझे तो बहुत बुरा लगा। काश मैं आपका बॉयफ्रेंड होता। आपकी आंखों में एक आंसू तक नहीं आने देता, आपको बहुत खुश रखता। वैसे आप कुछ बड़े लग रहे हैं उम्र में। आपकी तो शादी हो रखी होगी ना? मेरी शादी? अरे आपने ये क्या बोल दिया। मैं तो अभी भी कुंवारा हूँ और ना ही मेरी कोई उम्र ज्यादा है। वो तो आजकल इतना पॉल्यूशन है जिस वजह से उम्र सबकी ही ज्यादा दिखती है। मैं तो आप जैसी लड़की की ही इंतजार में हूँ। काश मेरी लाइफ में भी कोई इतनी सुंदर लड़की होती जो मुझे इतना प्यार करती। खैर कोई बात नहीं। अरे इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है। आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो, मुझे समझ भी रहे हो और हम एक अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं ना? क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? सच में? मैं आपको बता नहीं पा रहा, मैं बहुत खुश हूँ। विनय प्रिया से खूब प्यारी प्यारी बातें करता है और कुछ दिनों के बाद अपने झूठे प्यार के जाल में उसे फंसा लेता है, जिसके बाद अब विनय प्रिया से रोज मिलने लगता है। कुछ दिनों के बाद विनय घर जाता है तो विनय की पत्नी पिंकी विनय से गुस्से में कहती है, आज जिस जॉब के लिए गए थे उसका कुछ हुआ? लगी कि नहीं? पिंकी, मुझे पता है कि तुम क्यों इतने गुस्से में हो, लेकिन तुम्हें पता तो है कि मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ। अब जॉब मिल ही नहीं रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने पहली बारी वो जॉब छोड़ी ही क्यों? अरे सब अच्छा ही तो था, वहाँ भी तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वो छोड़ दी तुमने। जब वहाँ काम मुझसे ज्यादा करवा रहे हैं और सैलरी कम देते हैं तो वहाँ मैं काम ही कैसे करूँ, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। अरे वाह वाह वाह, तुमसे ही तो एक ज्यादा काम लेती थी ना वो। वहाँ मैं भी तो काम करती थी, उसे तो ज्यादा काम नहीं लिया। और रही बात जॉब छोड़ने की, तो अब घर पर बैठकर तो जैसे बहुत अच्छी लग रही हो ना तुम। अब कोई जॉब तो कर ही नहीं रहे हो, अब तो खुश हो ना? तो मेरी पत्नी हो पिंकी, अगर तुम ही मुझे नहीं समझोगी तो मुझे कौन समझेगा? देखो मुझे पता है अकेले घर संभालना कितना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी मैं वापस से काम करने लग जाऊंगा। तुम्हारी हरकतों से तो नहीं लग रहा कि तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिलने भी वाली है। अगर तुम इस बात से मुझ पर गुस्सा हो रही हो कि तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं तो ठीक है, मत दो। मैं कहीं ना कहीं से अपने लिए कुछ कर लूंगा, लेकिन अब मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। सॉरी विनी, वो बस मैं थोड़ी अपसेट थी इसीलिए बोल दिया। मेरा वो मतलब नहीं है। मैं बस तुम्हारी चिंता करती हूँ, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान हूँ। ये कैसे सब होगा? सॉरी, मैं अब आगे से तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगी। अरे पिंकी, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? तुम भी तो परेशान हो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम परेशान हो। मुझे अब एक जॉब मिली थी, लेकिन उन्होंने कुछ पैसे मांगे मुझसे, इसलिए मैंने वो जॉब एक्सेप्ट नहीं की। अरे तो मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? मैं हूँ ना, बताओ कितने पैसे चाहिए? 3000 रुपए चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ो। विनय, मैं जो भी कर रही हूँ वो हमारे लिए ही तो कर रही हूँ, और तुम्हें मेरी कसम है अगर तुम्हें आगे भी कभी पैसों की जरूरत हुई तो तुम मुझे बताओगी। विनय पिंकी के प्यार का फायदा उठाता है और पिंकी से पैसे लेकर बाकी लड़कियों पर उड़ाता रहता है। ऐसे ही एक दिन विनय गीत नाम की लड़की के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर जाता है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। मुझे पता है कि तुम्हें फूलों के गुलदस्ते बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खास लाया हूँ। बताओ कैसा लगा तुम्हें? विनय, अब नहीं चलेगा ये गुलदस्ता। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे तुम बहुत पसंद हो। अब मुझे तुम अपनी फैमिली से मिलवाओ। तुम मुझे बताओ कि अब तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते भी हो या नहीं। मैं अब और वेट नहीं करने वाली हूँ, इसीलिए अब तुम साफ साफ बोल दो। गीत, तुम एक ही बात को लेकर क्यों बैठ गई हो? मैंने कब मना किया तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए? मैं तो बस थोड़ा सा टाइम मांग रहा हूँ ना। मेरी फैमिली ने तो पहले ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम बड़े लगते हो, शादीशुदा लगते हो, लेकिन मैं भी फिर उनके खिलाफ जाकर तुमसे शादी करना चाहती हूँ।
और एक तुम हो कि मुझे अपनी फैमिली से मिलवाना ही नहीं चाहते हो। गीत, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, इसलिए अपनी बेइज्जती सह लेता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पसंद कि कोई बार बार मेरी उम्र पर ताना मारा जाए। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मत करो बात, मैं कभी कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन भरोसा है तो मुझे समझो। नहीं विनय, ऐसी बात नहीं है। देखो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए इतना सब कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं समझोगी तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। अच्छा बाबा, सॉरी, मुझे जैसे ही कोई नौकरी मिलती है मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवा दूंगा। अब तो खुश हो ना तुम? हाँ, बहुत खुश। अच्छा चलो ना, मुझे शॉपिंग करवाओ। तुम्हारे लिए खास मैंने पैसे बचाए थे। विनय लड़कियों को ऐसे ही अपनी प्यारी प्यारी बातों के जालों में फंसाता रहता। कई दिन निकल जाते हैं और विनय के पास कोई नौकरी नहीं थी, इसीलिए पिंकी भी काफी परेशान हो रही थी। कुछ दिनों के बाद पिंकी विनय को एक होटल में जाते हुए देख लेती है। अरे, ये विनय होटल में क्यों जा रहे हैं, वो भी एक लड़की के साथ? रोज तो ये मुझे बोलते हैं कि नौकरी देखने जा रहा हूँ, ये है इनकी नौकरी। आज मैं विनय को रंगे हाथ पकड़ूंगी, देखती हूँ कितना सच बोलता है ये आदमी मुझसे। पिंकी भी उस होटल में विनय के पीछे पीछे जाती है और विनय के साथ गीत को कमरे में जाते हुए देखती है। पिंकी को काफी गुस्सा आता है और वो दरवाजा खटखटाने लगती है। कौन है यार, हमें अकेले में भी अकेले नहीं छोड़ रहा है। गीत डार्लिंग, थोड़ा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। विनय दरवाजा खुलता है और दरवाजे पर पिंकी को देखकर काफी हैरान हो जाता है। साथ ही विनय काफी डर भी जाता है। पिंकी विनय को एक जोरदार तमाचा मारती है। मुझे घर पर बोलकर जाते हो कि तुम नौकरी ढूंढने जा रहे हो और यहाँ इस लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। अरे, दिखाई नहीं दे रहा तुझे, ये लड़की छोटी है तुझसे। और मैडम, कौन है आप, और मेरे बॉयफ्रेंड को थप्पड़ कैसे मारा? अरे ओ, तुम शक्ल से तो अच्छी लगती हो, फिर इस गधे की बातों में आकर गधी कैसे बन गई? ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा पति है। ओ सॉरी, झूठा पति, क्योंकि जरूर अब तक इसने तुमसे ये सच तो कहा ही नहीं होगा कि ये शादीशुदा है। विनय, क्या ये सच है? तो पिंकी, तुम यहाँ तमाशा क्यों कर रही हो? तुम्हें जो भी बात करनी है वो हम घर जाकर कर सकते हैं ना। अरे, ये तो सोच ही मत कि घर पर अब मैं तुझे बात भी करने दूंगी खुद से। अरे, तुझ जैसे झूठे इंसान से मैंने शादी की, यही तो मेरी बहुत बड़ी गलती है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई इस झूठे पति से शादी करके। हाय, मैंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। पिंकी और गीत दोनों ही अब विनय को खूब मारती हैं। साथ ही पिंकी अब विनय को छोड़कर कुछ सालों बाद दूसरी शादी करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती है। कमला एक बेहद ही लालची औरत थी, जो किसी से रिश्ता बिना लालच के जोड़ती ही नहीं थी। उसका बेटा पंकज अब शादी लायक हो चुका था और कमला अपने बेटे की शादी एक बड़े घर में करना चाहती थी, ताकि उसको भर भर के दहेज मिले। लेकिन जिस दिन कमला अपने बेटे के लिए कई अमीर घर की लड़कियों की तस्वीरें देख रही थी, उसी दिन उसका बेटा पंकज अपनी माँ के पास आकर बोलता है, माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे तेरे से एक जरूरी बात करनी है। ये देख फोटो, मैंने तेरे लिए कुछ लड़कियां पसंद की है। तू बता दे इनमें से कौन सी लड़की तुझे पसंद है, उससे आगे बात बढ़ाऊं। माँ, मुझे आपसे इसी बारे में बात करनी थी। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या? तूने लड़की पसंद भी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? खैर, कोई बात नहीं। लड़की कहाँ रहती है, उसके माँ बाप के पास कितनी जायदाद है और शादी में वो लोग क्या क्या दे सकते हैं? माँ, उसके घर में उसके पापा नहीं हैं। उसकी माँ किसी तरह दूसरों के घर में काम करके अपना खर्चा चलाती है और वो खुद काम करती है ताकि अपनी माँ की थोड़ी मदद कर सके। क्या कहा? उसकी माँ दूसरों के घर में काम करती है? इसका मतलब ये है लड़की गरीब है। तू पागल है? तेरे लिए मैं इतने बड़े बड़े घर के रिश्ते ठुकराकर एक फटीचर सड़क छाप लड़की को अपनी बहू बना लूं? माँ, पैसा प्यार से जरूरी है क्या? हाँ, मेरे लिए है, और कान खोलकर सुन ले, तेरी शादी वही होगी जहां मैं बोलूंगी। पंकज अपनी माँ की बात सुनकर वहां से चला जाता है। समय गुजरता है। कमला एक बड़े से घर में पंकज के रिश्ते की बात चलाती है, लेकिन एक दिन अचानक एक लड़की के साथ पंकज घर आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैंने शादी कर ली है।
और ये मेरी पत्नी रीना है। रीना मेरी माँ, पैर छुओ। रीना कमला के पैर छूने आगे बढ़ती है। तभी कमला अपने पैर पीछे करते हुए बोलती है, माँ, मैंने शादी कर ली है और ये मेरी पत्नी रीना है। रीना मेरी माँ, पैर छुओ। रीना कमला के पैर छूने आगे बढ़ती है। तभी कमला अपने पैर पीछे करते हुए बोलती है, तुझे शर्म आती है? जिस माँ ने तुझे पाला पोसा उसको बताए बिना तूने शादी कर ली और अब इस गरीब फटीचर को मेरी बहू बनाकर ले आया है। मैं नहीं मानती इसको अपनी बहू। माँ, अब आप मानो या ना मानो, लेकिन ये मेरी पत्नी है और आपकी बहू है। पंकज अपनी पत्नी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन कमला कहाँ आसानी से चुप बैठने वाली थी। बिना दहेज की आई बहू को वो अपने बेटे के घर से जाने के बाद बोलती है, क्यों री, मेरे बेटे को फंसाकर अपने घर वालों का पैसा बचा लिया तूने। ना दहेज लाई ना कुछ, बस मुंह उठाकर चली आई है। माँ जी, मेरी माँ बहुत गरीब है। उनके पास पैसे नहीं थे कि वो मेरी शादी धूमधाम से कर सके, इसलिए उन्होंने मुझे ऐसे शादी करने की इजाज़त दी। चुप रह, गरीब कहीं की। मुझे नहीं पता मुझे पैसे चाहिए। जा अपनी माँ के घर और कुछ तो लेकर आ। अरे बेटी की शादी के लिए कुछ तो रखा होगा उसने। जा जल्दी, वरना घर में घुसने नहीं दूंगी तुझे। रीना अपनी सास की बात सुनकर अपने घर जाती है। शादी के बाद पहली बार अपनी बेटी को घर देखकर माया अपनी बेटी से बोलती है, रीना बेटी, तो कैसी है? बेटा तेरी शादी मंदिर में हुई, तेरी माँ एक अच्छी शादी भी नहीं करवा पाई तेरी, तो गुस्सा तो नहीं है ना इस वजह से अपनी माँ से? नहीं माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने अपने घर के हालात देखे हैं, जानती हूँ कैसे कैसे आपने मुझे पाला है, और शादी जैसा ख्वाब मैंने कभी देखा ही नहीं था। वो तो पंकज इतने अच्छे हैं कि उन्होंने अपनी माँ के खिलाफ जाकर भी मुझसे शादी की, वो भी बिना दहेज के। फिर भी बेटा, तेरी सास को तो लगता ही होगा ना कि तू कुछ नहीं लाई साथ। रुक, मैंने कुछ पैसे तेरी शादी के लिए ही जोड़े थे, तो वो ले जा, उससे कुछ तोहफे ले लियो। रीना अपनी माँ के हालात जानती थी, लेकिन वो फिर भी उन पैसों को लेने से मना नहीं करती, क्योंकि उसकी सास फिर उसे घर में नहीं आने देती। उस शाम वो अपनी माँ से पैसे लेकर ससुराल जाती है और अपनी सास को वो पैसे दे देती है, जिन्हें देखकर कमला बोलती है, वाह, ये दहेज है। कुछ पैसे देकर तेरी माँ ने इसे दहेज का नाम दे दिया। कैसे गरीब घर की लड़की चुनी है मेरे बेटे ने। रीना अपनी सास की बातें सुनकर भी चुप रह जाती है। अब ये सब रोज का था। अपने बेटे के जाने के बाद कमला रीना को अपनी माँ से पैसे लाने के लिए मजबूर करती, लेकिन रीना के मना करने पर वो उसको खूब मारती। इसी के चलते एक दिन कमला अपनी पड़ोसन राधा को घर बुलाकर बोलती है, अरे राधा, देखना, मैंने तो बेटी की शादी के लिए कितने सपने देखे थे, लेकिन वो एक गरीब को ब्याह लाया है। बता, मैंने सोचा था बेटी की शादी में वो दहेज लूंगी, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। अरे तो इसमें क्या है, अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देना। वैसे भी तेरी बहू दिखने में भी इतनी सुंदर नहीं है। मेरा बेटा मानेगा ही नहीं, प्यार जो करता है इससे। कमला और राधा की बातें रीना सुन लेती है, जो अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। वो पंकज को खोना नहीं चाहती थी, जिसके चलते वो अगले दिन से ही अपने घर के सारे काम खत्म करके रोज बाहर चली जाती थी। कुछ दिन तो कमला ने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन एक दिन रीना को घर आने में देरी हो जाती है और रात के 8 बजे जब रीना घर आती है तो कमला उसे एक थप्पड़ लगाते हुए बोलती है, मेरे बेटे से तेरा मन भर गया है क्या, जो रोज ना रोज जाने कहाँ जाती है? आने दे, तेरी करतूत तो बेटे को बताऊंगी। नहीं माँ जी, उन्हें कुछ मत बताना। रीना की हालत देखकर कमला ये सही मौका समझती है इससे अपने बेटे का पीछा छुड़ाने का, और अब वो उसको बाहर जाने से नहीं रोकती। और एक शाम पंकज जल्दी घर आ जाता है तो वहाँ रीना को ना देखकर वो अपनी माँ से बोलता है, माँ, रीना कहाँ है? पता नहीं बेटा, रोज रोज कहाँ जाती है। मैं तुझे कुछ बोलती तो तुझे लगता कि तेरी बेटी की बुराई कर रही हूँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। देख लियो, खुद ही बाहर से आएगी और पूछने पर कुछ नहीं बताएगी। कुछ देर बाद रीना घर आती है
तो पंकज हॉल में ही बैठा होता है और रीना के घर आने पर वो उसको रोकते हुए बोलता है, रीना, कहाँ से आ रही हो? कहीं गई थी क्या? वो मैं अपनी एक सहेली के घर गई थी किसी काम से। रीना के सवाल से पंकज संतुष्ट तो नहीं था, लेकिन वो रीना से आगे कुछ पूछता भी नहीं है। अगले दिन जब रीना घर से बाहर जाती है तो कमला भी उसके पीछे जाती है और वो अपने बेटे पंकज को फोन करके बोलती है, बेटा पंकज, तूने कहा था ना बहू का पीछा करना है, तो मैं कर रही हूँ, तू भी जल्दी से आ जा। हाँ माँ, बस आया। कुछ देर में पंकज कमला की बताई जगह आता है। उसके बाद दोनों मिलकर रीना का पीछा करते हैं और देखते हैं कि रीना एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम कर रही है। ये देखकर पंकज से रहा नहीं जाता और वो रीना के सामने जाकर उससे बोलता है, रीना, आखिर तुम यहाँ काम क्यों कर रही हो? पंकज जी आप और माँ जी आप भी। हाँ हम। अब बता, यह कौन से यार के लिए पैसा कमा रही है? ऐसी बात नहीं है माँ जी, वो मैं यहाँ काम करके पैसे जोड़ रही हूँ ताकि आपको दे सकूँ। माँ को? पर क्यों? पंकज जी, मैं अपने साथ दहेज नहीं लाई, इसलिए माँ जी आपकी दूसरी शादी करवाने की सोच रही थी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपको खोना नहीं चाहती, इसलिए काम करके पैसे जोड़कर माँ जी मैं आपको दे दूंगी। बस पंकज जी को मुझसे दूर मत कीजिए। माँ, आपने मेरी दूसरी शादी करवाने की सोची? आप दहेज के लिए इतना गिर सकती हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था। तो मैं क्या करूं? सबकी बहू इतना दहेज लेकर आती हैं और तू इस टीचर को घर ले आया। बस माँ, आपके कारण मैंने रीना पर शक किया, लेकिन अब और नहीं। आप दहेज के लालच में अपने बेटे की खुशियां नहीं देख रही, तो मैं भी आपके बारे में नहीं सोचूंगा। मैं रीना को लेकर कहीं और ही रह लूंगा, फिर लेते रहना आप दहेज। पंकज रीना को वहां से ले जाता है और अपना सारा सामान लेकर अपनी माँ का घर छोड़ देता है। कमला अपने दहेज के लालच में अंधी होकर अपने बेटे को तो खो ही देती है, साथ ही अब वो इस बड़े से घर में अकेली रह